जो नीचे दिखाया जाता था, मानसिक तौर पर एक इंसान को आप कैसे तोड़ सकते हो, उसकी मिसाल है ये लोग। इस तरीके का मानसिक टॉर्चर जो लोग कह रहे हैं कि बुजुर्ग के साथ क्या हुआ, तो मेरी माँ भी एक बुजुर्ग है, उसके साथ क्या हुआ है वो भी देखिए। मैं कानून से भी पूछती हूँ, फिर आखिरकार उसी घर से निकालना इतना आसान कैसे हो जाता है एक लड़की को कि वो अपने ही घर में जाने के लिए बाहर दरवाज़ों पे खड़ी रहती है, गालियाँ खाती है। और मैं हर महिला से ये कहूँगी कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो परिवार की या किसी की भी इज्जत की, समाज की परवाह ना करें, अपना मेडिकल ज़रूर करवाएं। ये गलती मैं कर चुकी हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई और बेटी या बहन ऐसा ना करे। नमस्कार, जय हिंद। अभी जो वीडियो एक वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि डॉक्टर अभिनव, जो कि नगर पालिका परिषद बिजनौर की चेयरपर्सन इंदिरा सिंह के बेटे हैं और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर बीरबल के भी बेटे हैं, यानी डॉक्टर अभिनव सिंह किसी घर में गए हैं और वहाँ पर किसी बुजुर्ग के साथ कुछ हाथापाई की है, एक दो चाटा भी, ऐसी कोई मारपीट की घटना उस वीडियो में दिखाई दे रही है। लेकिन आज हम ये जो वीडियो एक वायरल हुई, लोगों के सामने गई हैं, इस वीडियो से एक छवि ऐसी निकल के आ रही है, एक इमेज बिल्डअप ऐसा हो गया समाज के मन में, लोगों के मन में एक दृश्य क्रिएट हो गया है कि डॉक्टर बीरबल के बेटे ने, अब डॉक्टर अभिनव ने एक कोई बहुत ही बड़ा आपराधिक कृत्य किया है। लेकिन इस घटना के पीछे कारण क्या है कि आखिर क्यों वो उस घर में गए थे, किस घर में गए थे, क्या वो वजह थी कि उनको इस तरह की अभद्रता या मारपीट करने के लिए विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। आखिर वो वजह क्या है, वो वजह को जानने के लिए, उसकी पड़ताल करने के लिए आज हम पहुंचे इस परिवार के घर। ये एक घर है, एक परिवार है, और जो आप देख रहे हैं सामने जो बेटी बैठी है, ये वही बेटी है जो उस घर की बहू है जिस घर में डॉक्टर अभिनव गए थे। शायद बुजुर्गों को, उन्हीं बुजुर्गों के कुछ समझाने का, बताने का प्रयास किया हो, क्योंकि वो जो बुजुर्ग हैं वो इन बेटी के ससुर हैं, यानी इनके जो हस्बैंड हैं उनके वो फादर हैं। अब बात करेंगे कि ऐसी जो घटना हुई है, ये जो डॉक्टर अभिनव ने जो इस तरह का कदम उठाने के लिए विवश हुए हैं, मजबूर हुए हैं, उसका पीछे क्या जो जुड़ाव है, उनका क्या लिंक है। तो डॉक्टर अभिनव का सीधा से एक लिंक है कि जो बेटी हैं ये उनकी एक बहन के रिश्ते में लगती हैं और डॉक्टर अभिनव की बुआ की बेटी है। तो शायद इसीलिए उन्होंने कई बार प्रयास किया हो समझाने का उन बुजुर्ग को, इस और इनके परिवार को, यानी इनका जो ससुराल पक्ष है उनको समझाने का, लेकिन शायद जब बात नहीं बनी हो और उस पक्ष ने ऐसा कुछ बोल दिया हो ताकि उनका जो धैर्य है उनका वो जवाब दे गया और उन्हें विवश होना पड़ गया उस मिसबिहेव के लिए। तो बात करेंगे इस बेटी से, इस बहन से, कि ऐसा क्या समस्या सामने आई कि ये नौबत आ चुकी है कि आज स्थिति उलट होगी, जबकि पीड़ित पक्ष ये है और आज इसको आरोपी पक्ष बनाने की बात चल रही है, ठहराने की कोशिश चल रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनामिका देशवाल है और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से हमारा पक्ष रखा जा रहा है कि हमें एक पीड़ित ना होकर हमें ये बताया जा रहा है कि हम उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो उस सब घटना के पीछे का कारण जानने के लिए आप यहाँ तक आए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ इस चीज़ नहीं, कोई नहीं, ये फर्ज है, ड्यूटी है हमारी। अगर आपने वो वीडियो भी देखा होगा तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में पहले बताना चाहूँगी। तो उसमें सबसे पहले शब्द जो डॉक्टर अभिनव सिंह, जो कि मेजर भी रह चुके हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने यही कहे हैं कि आप माफ़ी मांग कर आइए। क्या किसी ने भी वीडियो वायरल करते हुए ये सवाल किया कि माफ़ी किस चीज़ की मंगवा रहे हैं? एक पढ़ा लिखे परिवार से और संभ्रांत परिवार से आने वाला व्यक्ति जो खुद भी बहुत काबिल डॉक्टर है, अचानक से उठकर किसी को पीटने नहीं जाएगा। बिल्कुल, आप मानते हैं और सही बात है ये, है ना? तो फिर आखिर क्यों ऐसी नौबत आई, तो मैं उसके विषय में आपको बताती हूँ। मेरी शादी 30 नवंबर सन 2020 को हुई थी, कोरोना काल में। जी। मेरी शादी के लगभग 10-15 दिन के बाद से ही मेरी ससुराल वालों का व्यवहार मेरे प्रति सही नहीं था। कभी कि खाना नहीं अच्छा बना है, कभी कुछ इस तरीके की पहले छोटी मोटी शिकायतें करना। फिर उसके बाद मैं अपने पति के साथ, वो गाजियाबाद में रहते हैं और दिल्ली नोएडा में नौकरी करते हैं, उनके साथ गई। वहाँ पर भी उनका व्यवहार नहीं बदला, मेरे साथ व्यवहार यही रहा। मैंने घर पर नहीं बताया ये सोचकर कि मेरे माता पिता को कष्ट होगा और अभी समय देना चाहिए, नई नई शादी है, शायद समझने में समय लगता है।
फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरे जो पति हैं वो अक्सर घर से बाहर रहते थे, रात को घर नहीं आते थे, अगर घर आते थे तो रात को देर रात तक घर आते थे। और इस सब की शिकायत जब मैंने अपनी ससुराल में आकर अपने सास ससुर से बताना चाहा कि इस तरीके से मुझे परेशानी हो रही है और मैं परेशान हूँ, तो उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी, उल्टा मुझे ही डांट डपट कर गाली गलौज करके मुझे कहा कि चुपचाप रहो और ज़्यादा किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरे जो पति हैं वो हमेशा जब भी बाहर जाते थे मैं उनसे पूछती थी तो वो कहते थे उनकी मामी रहती हैं सेक्टर 13 में, अक्सर वो उनके यहाँ जाया करते थे। गाजियाबाद सेक्टर जी, गाजियाबाद सेक्टर 13 में हमारे घर से कुछ ही दूरी पर उनका घर है। और जहाँ हम किराए पर रहते थे जिस घर में आदित्य उसमें जो हमारा अपार्टमेंट था वहाँ से थोड़ी ही दूर पर, तो वो अक्सर वहाँ जाते थे। जब मैंने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया और मुझे कुछ सही नहीं लगा कि ये कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे कि ये सही तरीका नहीं है, ऐसे आप बार बार रोज जाना, जी रोज जाना और अक्सर उनका जो है मेरे पीछे से हमारे घर आना, तो ये बात मुझे उचित नहीं लगी। इस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया तो पहले मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की, घर का सामान तोड़ा, सब बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर मैं अपने सास ससुर को इस विषय में मैंने बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, ये सब क्या है। तो उन्होंने भी उल्टा फिर से मुझे ही सुना दिया और कहा कि अगर इस विषय में किसी से कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने मुझसे कि हमें गाड़ी नहीं दी शादी में, हमें तो और गाड़ी भी चाहिए थी, मेरा बेटा तो IIT इंजीनियर है, तू क्या है, तू तो एक मामूली सी मास्टरनी है। लिटरली वो ये शब्द उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किए। आप गवर्नमेंट टीचर नहीं, अच्छा, मैं नीट के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी फैकल्टी हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। ये कहाँ पे आप मैंने बहुत सारी जगह मेजरली तो महाराष्ट्र में काम किया है। कालरा उस वक्त जब ये सब चल रहा था तब मैं कालरा शुक्ला क्लासेस पुणे में पढ़ाती थी, लेकिन क्योंकि कोविड का टाइम था तो वो घर से ही ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। जी, तो मैं घर पर ही रहकर कुछ समय दिल्ली रही, फिर कभी इनके पास आके रह लेती थी 2 महीने 3 महीने, या मेरे सास ससुर के पास रहती थी। फिर जब ज़्यादा वहाँ पर झगड़ा हो जाता था फिर ये मुझे वापस भेज देते थे। फिर यहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा रहता था, यहाँ पर सास ससुर मुझे परेशान करते थे। उनसे शिकायत करने पर मुझे बार बार यही कहा जाता था कि अपना मुँह बंद रखो। फिर धीरे धीरे कि तुम्हारे पापा ने तो हमें पैसे ही क्या दिए हैं, फिर उन्होंने मुझसे 25 लाख रुपए की भी डिमांड करनी शुरू कर दी। मैं घर पे अपने माता पिता को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि कोई भी लड़की अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहेगी। यही सोचकर मैंने कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब सहा, बिल्कुल सब सहा। और लेकिन स्थिति बिगड़ती चली गई। फिर एक दिन, ऐसे तो बहुत लंबा है, मैं इसको आपको संक्षिप्त शब्दों में बताना चाहूँगी कि 27 फरवरी को सन 2022 को मैं दिल्ली में थी और मेरे पति ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की और घर का पूरा सब सामान तोड़ दिया। तो मैंने, मेरी मौसी जो दिल्ली में ही थी उस वक्त, मेरा भाई वहाँ पढ़ता है, उनका बेटा उसके पास थी, मैंने उनको फ़ोन किया कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप यहाँ आ जाओ और मुझे ले चलो। वो मुझे वहाँ से लेकर आए, मुझे बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई थी तो उन्होंने मुझे भर्ती कराया। हाँ, बिजनौर। उन्होंने कहा मुझसे कि सरकारी हॉस्पिटल चलो और मेडिकल कराओ। ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती है और मैं हर महिला से ये कहूँगी कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो परिवार की या किसी की भी इज्जत की, समाज की परवाह ना करें, अपना मेडिकल ज़रूर करवाएं। ये गलती मैं कर चुकी हूँ। हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई और बेटी या बहन ऐसा ना करे। मेरे परिवार ने मुझे बहुत कहा, मैंने रिश्ता बचाने की वजह से कि ये सब बातें बढ़ जाएंगी, रिश्ता ख़त्म हो जाता है, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, मैंने मेडिकल नहीं कराया। उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा इलाज करवाया, हालांकि मुझे भर्ती किया, मेरा इलाज हुआ। उसके बाद उसी दिन उसके अगले दिन 28 फरवरी को मैं इनके घर, अपने सास ससुर के घर पहुंची। 1 तारीख को, सॉरी 28 में तो मैं आई थी इलाज कराने के बाद, और मैंने अपने सास ससुर से बात की तो मेरे ससुर का सीधा जवाब था। पहला उन्होंने मुझसे, जहाँ मुझे अपनी गलती का एहसास आज होता है, पहला उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सबूत है तेरे पास कि मेरे लड़के ने ही मारा है। मैंने कहा मेरे पास सबूत तो कुछ नहीं है, मैं क्या आपको इसका जवाब दूँ, आप मेरी हालत देख लीजिए। दूसरा शब्द जब मैंने उन्हें कहा कि मेरे साथ तो आपके सामने भी मार पिटाई की है और आपको इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर इतना ही फ़र्क पड़ता है तो दीवार में जाकर सिर मारना। ये मेरे ससुर के शब्द थे एक बहू से।
जब फिर भी मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि आप मेरे पति को यहाँ बुलाइए, मैं उनके सामने बात करना चाहती हूँ उनसे कि आखिर उनका ये व्यवहार क्यों है। फिर उन्होंने मुझे घर में नहीं रुकने दिया, उस दिन मुझे घर से निकाल दिया कि तुम यहाँ नहीं रुकोगी, जब वो आएगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे। उस दिन के बाद से मैं 6 महीने तक इनके घर के चक्कर काटती रही, कभी जाकर वहाँ रहती थी 10 दिन 15 दिन, फिर मेरे साथ बदतमीज़ी करते थे तो मैं घर आ जाती थी। इन्होंने मुझे ना तो मेरे पति को बुलाया, ना ही कोई बातचीत हुई। जब फिर मेरे परिवार वालों तक ये बात पहुंच गई, जब मैंने अपने परिवार वालों को भी सब बता दिया और मेरे परिवार वालों ने भी इन पर दबाव बनाया, हाँ जी, तो उसके बाद फिर इन्होंने कुछ लोगों को बुलाया, शहर के जो भी सम्मान्य व्यक्ति हैं, हाँ, और उससे पहले मतलब ये बुलाया, बातचीत हुई। उस बातचीत से पहले एक बार मेरे माता पिता अकेले इनसे बात करने गए थे, रात का समय था, दिवाली का, छोटी दीपावली का दिन था। ये कौन से वर्ष की बात है? 23 या 22? ये 2022 की ही बात है। दिवाली, छोटी दिवाली के फरवरी में जो घटना हुई थी उसी की दिवाली पर, हाँ जी, उसी की दिवाली पर मेरे माता पिता गए रात के समय और लगभग 7:30-8 बजे। पहले तो उन्होंने बात ही नहीं की, हमें बाहर बैठा के रखा बरामदे में, हम बैठे रहे, बहुत देर इंतज़ार किया। फिर इन्होंने अंदर बुला के बैठाया और जब बातचीत की तो उसमें इन्होंने मेरे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने मेरी माता जी से ऐसे शब्द कहे कि उससे उन्हें वहीं पर दिल का दौरा पड़ा और उनके बेटे, बड़े बेटे, मेरे ससुर के बड़े बेटे यानी मेरे जेठ, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ही वहाँ पर ये बताया कि इन्हें हार्ट अटैक आया है। ऐसी स्थिति देखकर हम बातचीत वहीं बीच में रह गई वो सब, और हम अपनी मतलब मेरी मदर को लेकर आए और डॉक्टर अग्रवाल जी के यहाँ से इनका इलाज चला। रात में ही ECG कराया, वो सब रिपोर्ट हम जो है हमारे पास हैं। और उस दिन से मेरी माता जी को अटैक आया, पैरालिसिस का अटैक आया और वो बिस्तर पर हैं। वो अपने बाथरूम तक के जाने के लिए उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ये स्थिति आज मेरी माँ की है। इस तरीके का मानसिक टॉर्चर जो लोग कह रहे हैं कि बुजुर्ग के साथ क्या हुआ, तो मेरी माँ भी एक बुजुर्ग है, उसके साथ क्या हुआ है वो भी देखिए। मेरा भाई यहाँ नहीं रहता, मैं अकेले यहाँ पर उनकी अकेले बच्ची हूँ जो यहाँ हूँ। मुझे मेरे माँ बाप का ध्यान रखने के लिए, जब मैं अपनी ससुराल में रहती थी सबसे पहले भी मुझे घर नहीं आने दिया जाता था। मैं घर आने के लिए भी मुझे सबसे बहुत विनती करनी पड़ती थी, तब जाकर मैं कभी कभी अपने माता पिता से मिल पाती थी। ये सब स्थिति के चलते फिर भी मैंने ये सोचकर कि घर में रिश्ते खराब नहीं होते, इन्होंने कोई तरीके से बातचीत नहीं की। हम कोशिश करते रहे और इसीलिए मेरी गलती है। मैं फिर कहूँगी हर उस लड़की से कि मत भावनाओं में बहना। अगर आपको दिख जाए कि यहाँ कुछ नहीं है तो भावनाओं में मत बहना, विश्वास मत करना। इन्होंने मुझसे फिर कहा कि थोड़ा समय दो, हम बात करेंगे, और मुझे खुद मेरे घर छोड़ कर गए ये कहकर कि तुम अपनी मम्मी का भी ध्यान रखो, हम बुलाएंगे, बात करेंगे। और मैंने इनकी बात पर विश्वास किया। जिस दिन से फिर ये मुझे यहाँ छोड़ गए, उस दिन से लेकर आज तक इन्होंने मुझे घर में घुसने नहीं दिया। कई बार मैंने कोशिश की, मुझे गेट के अंदर तक नहीं आने दिया जाता था। कभी ताला लगा के खड़े हो जाते थे, कभी मुझे गालियां देके भगा देते थे, और यही व्यवहार उनका लगातार चलता रहा। और आखिरकार ये जो घटना घटी उससे भी कुछ समय पहले भी यही हुआ था। मेरे पति आए थे, मेरी जो दादी सास हैं जो थी, मतलब वो इनकी दादी, विभोर की दादी, जब वो बीमार हुई तो 1.5 महीने डॉक्टर तो इनके बड़े बेटा और बड़ी बहू थे ना, उन्हें ना रखकर मुझे यहाँ रखा गया। ज़बरदस्ती मेरी नौकरी छुड़वा दी गई उस चीज़ की वजह से, और मैंने पूरे तन मन से, पूरे हर तरीके से मैं जैसे कर सकती थी मैंने इनकी सेवा की। इनके रिश्तेदार, इनके खुद सगे रिश्तेदारों से आप पूछ सकते हैं, वो बता देंगे क्या मैंने उनकी सेवा नहीं की हो। हर तरीके से रात भर बैठकर मैंने पूरी सेवा की। और उसके बाद भी इन्होंने, जब उनकी 13वीं हो गई, 5 नवंबर की उनकी 13वीं थी, 7 नवंबर को इन्होंने, मेरे पति ने मुझे व्हाट्सएप पे, मुझे फ़ोन पे ब्लॉक कर दिया, मेरी नौकरी छुड़वा दी। और 7 नवंबर 2022 के बाद से इन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं फ़ोन ट्राई करती रही, व्हाट्सएप किए हैं, उसके बाद भी मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप किए। बस वो उनकी सेवा करने के बाद फिर आप वापस घर आ गए? नहीं, वापस आ गई मैं। उसके बाद बीच में जाती थी, तो वही है कि मुझे उसके बाद 2-4 दिन रुकी, फिर मुझे बाहर वापस निकाल दिया। फिर मुझे खुद एक दिन, जब मेरी माताजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो मुझे खुद कहकर घर छोड़ कर गए कि हम बात करेंगे, लड़का आएगा, हम कोशिश करेंगे, देखेंगे, ये कहकर छोड़ गए। मुझे नहीं पता था कि उनकी साजिश
दोष ये है कि वो कल को कहेंगे कि 2 साल से अलग रह रहे हैं। मैं स्वेच्छा से अलग नहीं रह रही हूँ, मुझे ज़बरदस्ती विवश किया गया। जब मुझे उस घर में घुसने ही नहीं दिया जा रहा तो मैं फिर अपने माता पिता के यहाँ ही रहूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। मेरी नौकरी चली गई, मेरा करियर ख़त्म हो गया, सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिया गया और मुझे घर में भी नहीं घुसने दिया गया, तो मैं कहाँ जाकर रहूँगी। मैं स्वेच्छा से नहीं रह रही हूँ 2 साल से। ये जो कह रहे हैं, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है कि 2 साल से मनमुटाव चल रहा है और ये अलग रह रहे हैं। नहीं, मैं स्वेच्छा से नहीं रह रही, मुझे बलपूर्वक यहाँ छोड़ा गया है क्योंकि मेरे पास कहीं जाने का और रास्ता नहीं है। माता पिता ही एक आसरा होता है। मैं कहाँ जाऊँ? ससुराल से निकाल दिया जाए या जी, जब लड़की को भेजा जाता है तो उससे कहा जाता है कि अब यही तुम्हारा घर है। फिर मैं कानून से भी पूछती हूँ, फिर आखिरकार उसी घर से निकालना इतना आसान कैसे हो जाता है एक लड़की को कि वो अपने ही घर में जाने के लिए बाहर दरवाज़ों पे खड़ी रहती है, गालियाँ खाती है। और यहाँ तक कि मुझे एक जोड़ी कपड़ों में निकाला था। मेरे आज तक मेरी शादी के जो मेरे गहने जो इन्होंने दिए या मेरे माता पिता ने दिए, पैसे जो भी कुछ दिया था वो सब कुछ इनके पास है। यहाँ तक कि मेरे कागज़, मेरे जो बैंक की किताबें, ATM, वो सब मेरे पीछे से। जब मैं दिल्ली से 28 फरवरी को आ गई थी, उसके 10 दिन के बाद मैं वापस गई, 7-8 दिन बाद एग्जैक्टली, हाँ 8-9 दिन के बाद वापस दिल्ली गई मैं। तो जिस घर में किराए में हम रहते थे वो घर इन्होंने खाली कर दिया था। मैं वहाँ सोसाइटी में गई तो मेरे गार्ड से मुझे पता चला, उन्होंने कहा कि मैडम आपका घर तो खाली हो चुका है। मैंने कहा खाली कैसे हो गया? बोले नहीं, वो तो थोड़े दिन पहले सब सामान जा चुका है। उस दिन से लेकर आज तक ना मुझे ये पता है मेरा पति कहाँ नौकरी करता है। वहाँ से उन्होंने जिस HCL कंपनी में वो नौकरी करते थे वो नौकरी भी छोड़ दी, वहाँ से किसी और जगह ज्वाइन कर ली। दिल्ली में मैं बार बार अपने सास ससुर से पूछती रही कि कहाँ रहते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं, कहाँ मेरा सामान है। कॉन्टैक्ट नंबर अभी चल रहा है उनका, उनका कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, जितना मेरी जानकारी में है। मुझे तो उन्होंने ब्लॉक कर रखा है और मुझे ब्लॉक तभी कर दिया था जब मैं उनके साथ रहती थी। इस बात पर भी हमारा बहुत झगड़ा हुआ जब मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे क्यों ब्लॉक किया है। तो उन्होंने मुझे स्पष्ट शब्दों में कहा था कि क्या तुम मुझे बताओगी क्या कि किससे बात करूंगा और कब तुम्हें ब्लॉक करूंगा कब नहीं करूंगा। मतलब अपनी पत्नी को वो ऐसा जी बोल रहे हैं। जी, मुझे, और यहाँ तक कि एक बार वो कहीं बाहर शाम को जा रहे थे, अक्सर लेट आते थे, रात को 11 बजे आना या कभी कभी तो 4-4 दिन तक घर ही नहीं आना। और जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने मुझे इतने गंदे तरीके से कहा कि तुम होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाली। और कई बार दिल्ली के घर में भी ज़बरदस्ती मुझे घर से बाहर निकालकर ताला लगा देते थे, मुझे चाबी नहीं देते थे घर की। मैं घंटों घंटों अपने सोसाइटी के पार्क में बैठी रही हूँ कि ये कब आएंगे वापस। हाथ पैर जोड़े, मैंने इनके पैर भी पकड़े कि ये ताला खोलेंगे और मैं घर में घुसूँ। और इसकी गवाह वहाँ रह रहे जो मेरे जानकार लोग हैं वो आपको दे सकते हैं कि मैं कितने घंटे अपने दूसरे पूरी सोसाइटी के लोग ऐसा जानते हैं। मैं अपने और जो मेरे जानकार हैं, मैं 2-2 दिन 3-3 दिन उनके घर रही क्योंकि ताला लगा के चले जाते थे। मेरे पास कहीं रहने को जगह नहीं थी, घर बताना नहीं चाहती थी कि माता पिता को कष्ट होगा। तो ये स्थिति इन्होंने मेरे साथ की। और जब यहाँ पर आई तो मेरे जेठ ने भी मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ बदतमीज़ी से बात की। मैंने उनको कई बार फ़ोन किया, उनसे मेरी घंटों बात हुई। 27-28 फरवरी में मेरे जेठ से मेरी बात हुई। आप चाहे तो उनके नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं या मेरे से निकल सकती हो तो मैं निकलवा दूँगी। मैंने उनको सारी स्थिति बताई तो उन्होंने उल्टा मेरे ही साथ बदतमीज़ी की, मेरे ही साथ मुझे ही सुनाना शुरू कर दिया। और छोटी छोटी चीज़ों पे कि तुम्हारे क्या दिया है, कपड़े के नहीं आए 30 त्यौहार पे, जैसा कि करवा चौथ पे होता है, सामान गया, मुझे क्या दिया है, ये क्या सिर्फ 5 जोड़ी कपड़े ही तो भेजे हैं। इस तरीके का बात करना, इस तरीके का व्यवहार मेरे साथ करना और मेरी सास का मुझे बार बार इन चीज़ों के लिए ताने मारना। और यहाँ तक कि मैं आपको इनके घर में पूरी रात में अपनी जान को बचाकर बैठी रही किसी तरह, क्योंकि माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरे पास उस रात का वीडियो है, मैं रोते हुए उस कमरा बंद करके दिन होने का इंतज़ार करके पूरी रात अकेले बैठी रही। इन्होंने मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, मुझे इतनी गाली गलौज की। अगले दिन सुबह मौका लगते ही मैं बाहर निकल कर आई। ये घटना गाजियाबाद की है? नहीं, ये बिजनौर इनके घर की है जी, इनके घर की है बिजनौर। ये कब की आप बता रहे हैं? वर्ष 2022 में? जी, ये सब वर्ष 2022 की है। अच्छा, 2022 में जब ये नवंबर में लास्ट हुआ, उसके बाद फिर कभी जाना हुआ या नहीं? हाँ जी, 23 में? जी 23 नहीं, हाँ 23 में मैंने बहुत बार प्रयास किया लगभग, क्योंकि मेरी किताबें, मेरे जो जरूरी और कागजात थे या मेरे कपड़े हैं, मेरा जो भी ज़रूरत का सामान है वो सब भी है वहीं पर है। तो मैंने कई बार किताबें लेने जाने के लिए, क्योंकि मेरा तो जो नौकरी थी वो भी इसी तरह की थी, उसके बाद भी
मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि मैं दोबारा नौकरी भी नहीं कर पाई, और मेरी मदर की ऐसी हालत हो गई कि मैं उस स्थिति में ही नहीं रही कि मैं दोबारा कहीं काम कर सकूं, और लेने जाती थी तो मुझे अंदर नहीं घुसने दिया। वर्ष 2022 के बाद उसके बाद आप जा ही नहीं पाई? नहीं, मुझे घुसने, गेट से ही भगा देते थे, ताला लगा लेते थे, बंद कर देते थे, मुझे नहीं घुसने दिया जाता था। यहाँ तक कि आप हद देखिए कि इनका जो इन्होंने जो कैमरे लगवाए हैं, मुझे उस रास्ते के वहाँ उस रास्ते तक नहीं अंदर घुसने दिया जाता था। क्यों? क्योंकि कहीं कल को ये ना हो जाए कि मैं यहाँ आई। इनके जो पिछले बाथरूम का दरवाजा है वो बाहर भी खुलता है और घर के अंदर भी खुलता है। कोरोना समय पर, कोरोना के टाइम पर अगर मैं अपने माता पिता से, मेरी माता जी की तबीयत उस दौरान भी खराब हो गई थी, ये सब क्योंकि चल रहा था, यहाँ आ गई हूँ तो मुझे घर में घुसने की इजाज़त नहीं थी। मैं पिछले दरवाजे से मुझे घर में घुसने की इजाज़त थी। इतना मुझे ह्यूमिलेट किया गया, और मेरे पति, मेरे सास और मेरी जेठानी, मेरे जेठ, सबके सामने तू तो मास्टरनी है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके मेरा अपमान किया जाता था, मुझे नीचे दिखाया जाता था। मानसिक तौर पर एक इंसान को आप कैसे तोड़ सकते हो, उसकी मिसाल है ये लोग। इन्होंने एक पढ़ी लिखी लड़की, आई एम एजुकेटेड पर्सन, मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, मैं कोई बेवकूफ़ या कोई अनपढ़ लड़की नहीं हूँ। मुझे 1.5 साल तक खाने के ऊपर, तुझे खाना बनाना नहीं आता, भरा खाना फेंक दिया। इस 45 लोगों का खाना मैंने इनकी जब दादी का जो 13वीं थी उस दौरान बनाया है, और इनके रिश्तेदार बता सकते हैं, वहाँ बैठे 1000 लोग आपको बता सकते हैं कि मैंने पूरा दिन काम किया है। मैं सुबह से उठकर शाम तक, सुबह 6 बजे से और रात को 11 बजे तक मेरे साथ में व्यवहार, इतना करने के बाद भी, हर संभव कोशिश करने के बाद भी, हाँ मेरी गलती इतनी है, मैं उस गलती को मानती हूँ कि समय रहते कदम उठाना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी गलती है कि ये मुझे कहकर कि अपनी माता जी का ध्यान रखो, हम बात करेंगे, इस विश्वास पर मैं अपने घर आ गई, और उस दिन के बाद से उन्होंने मुझे घर में नहीं घुसने दिया। ये मेरी गलती है, और यही सब उस दिन भी, कुछ दिन पहले भी यही हुआ था। मेरे पति आए थे, ऐसा मुझे जानकारी मिली, तो मैंने उनसे मिलने की कोशिश करने के लिए जब घर जाने की कोशिश की तो इन्होंने मुझे ये कहा कि सब गई, कोई नहीं आया, ऐसा कहकर झूठ बोलकर मुझसे, और मुझे भगा दिया गया। यही कारण था कि कब की घटना है? अभी हाँ जी, कुछ समय पहले की ही घटना है। और इसी कारण से उस दिन मेरे भाई शायद मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे रोता देखकर, जी डॉक्टर मेजर डॉक्टर अभिनव जी, और मुझे रोता देखकर वो यही कहने गए थे कि उस लड़की से माफ़ी मांग लो। आप वीडियो में सुनो, कोई आदमी पढ़ा लिखा व्यक्ति उठकर जाएगा तो वो लड़ाई झगड़ा, अगर कोठी, जैसा कि उन्होंने कहा है कि कोठी पे कब्जा करना है, कब्जा करने के लिए माफ़ी मंगवाई जाती है क्या? कपड़े पहन और उनसे जाके माफ़ी मांग, दोनों से 10 तक गिनूंगा, नहीं जाएगा के लिए करें कि आप जी, वो ये नहीं, मुझसे नहीं, वो कह रहे हैं कि मेरी बुआ से जिनकी ये हालात है, मेरे फूफा जी से मेरी, उनसे माफ़ी मांगो, बात कर लो, मेरी बहन को ले आओ, मत उसे परेशान करो। लेकिन इससे पहले की जो और भी वार्तालाप है वो आप देखेंगे कि वो पहले कमरे के अंदर जाते दिख रहे हैं, वो नहीं दिखाया गया है, वहाँ हुई है। और ये कट करके दिया गया वायरल, पूरा वीडियो वायरल, जी पूरा वीडियो वायरल नहीं किया गया है उन्होंने। अब क्योंकि ये तो उनके घर लगा सीसीटीवी कैमरा है, हमारे, हम तो अगर, और वैसे भी मैं एक साधारण सा सवाल पूछती हूँ, किसी को कोठी पे कब्जा करना है या किसी को मारना पीटना है तो वो सीसीटीवी कैमरे के सामने मारेगा, जबकि उनको पता है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो ये तो शायद कोई बेवकूफ़ ही करेगा, और वो तो एक आर्मी ऑफिसर है, ट्रेंड इंसान, मतलब उनको तो उसमें आर्मी में प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे आपको एक्शन लेना है, कैसे आपको रिएक्ट करना है। अगर वो यही करना चाहते तो वो तो बहुत प्लानिंग के तहत किया जाता ना। और दूसरी चीज़, जो उस वीडियो में आपको दिख रहा है, क्या कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति खुद को बचाने का प्रयास नहीं करेगा? बचाने के लिए धक्का तो देगा, कुछ करेगा, कुछ नहीं है, क्योंकि वो घूम कर वापस उसी कैमरे के सामने आकर क्यों खड़े हो रहे हैं, ताकि ये वो घटनाक्रम को ये हमारे ऊपर डाल सके, उसको रिकॉर्ड करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। 2 बार घर में गैस खुली छोड़ी गई, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे समय रहते पता चल गया। घर में गैस खुली छोड़कर मुझे घर से बाहर दरवाज़ा बंद करके और बाहर गए, और मेरे ये देखिए, ये मेरे निशान हैं चोट के, और भी बहुत है, कहाँ दिखाऊं, तो बहुत सारे निशान हैं। मेरा गला
दबाया गया, मुझे मारा गया, चोट मेरे सर में चोट लगी थी, मेरे हाथ पर पूरे नाखून गड़ाकर पूरा खून बाहर आ गया था, इस तरीके से फाड़ दिया गया था। ये सब 28 फरवरी की घटना है जो मैं बता रही हूँ, गला दबाना और जी जो गाजियाबाद में हुआ। और ये गैस भी गाजियाबाद वाले घर में। क्या नाम है आपके पति का? विभोर राम। अच्छा, ये घटना आपने सुनी है भी, जो एक अभी वीडियो आप देख रहे हैं वायरल, जो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल की गई है, मतलब कहीं ना कहीं से वो जनरेट हुई, कहाँ से वो वायरल की गई ये भी क्लियर हो गया इस घटना को सुनने के बाद। बात करते हैं इस बेटी की माँ से कि इस बेटी ने इतना कुछ सहा, शादी जब हुई थी और तब से बीच में आज के बीच में कई बार ये लंबा समय बीत चुका। आप शादी कौन सी डेट में बता रहे हैं? 30 नवंबर सन 2020। सन 2020 यानी 30 नवंबर 2020 में शादी हुई और 22 तक आते आते यानी नवंबर 2022 तक आते आते इतना बड़ा एक तरह से उत्पीड़न हुआ, टॉर्चर हुआ, मेंटली, फिजिकली। और उसके बावजूद जैसे बेटी कह रही है कि मैंने कभी अपने माता पिता से ये नहीं कहा, इस बारे में कुछ नहीं बताया कि ताकि मेरे माता पिता को कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। बात करेंगे उनकी माता से, आप बराबर में बैठिए। क्या इस बीच में किसी भी माध्यम से, बेटी से नहीं कहा, लेकिन क्या किसी भी माध्यम से, किसी भी जरिए से, किसी भी स्रोत से उन्हें पता कि बेटी खुशी है, सुख में है ससुराल में, या उसे कोई कष्ट हो रहा है? क्या नाम माता जी आपका? ग्रहलता। क्या कभी पता नहीं चला कि बेटी इतनी मुसीबत में रही? ना इसने बताया, ना मुझे पता चला। पता नहीं चला तो इतना कानूनी कार्रवाई करने को मना कर। इसने कानूनी कार्रवाई करने के लिए मना कर दी थी कि मम्मी पहले मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ। अच्छा, जब बाद में पता चला, जब बुरी हद हो गई बहुत ज़्यादा, तो इसने कहा कि आप मुझे मौका दो, मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ। मैंने इसे मौका दिया, बस ये मेरी गलती है या अच्छाई है, ये सब जनता जाना। पिता भी मौजूद हैं। आज चूँकि ये घटना एक है, ये जो वीडियो वायरल हुई है, वीडियो वायरल होने के बाद एक तरह से डॉक्टर अभिनव को अपराधी सा ठहरा दिया गया और एक FIR भी इसमें दर्ज होगी उनके खिलाफ। लेकिन ज़रूरत है इस घटनाक्रम को गहराई से समझने की, इसकी सच्चाई जानने की। पिता मौजूद हैं यहाँ पर बेटे के, बात करेंगे। सर, ये जो घटना इतना हुआ है बेटी के साथ, कभी कुछ समझौते के प्रयास किए, कुछ सूचना जैसे? मैं डॉक्टर तेजपाल सिंह, जो मेरी बेटी के ससुर, उनसे मेरे 30 साल पुराने संबंध, और मैं उन्हें अपने बड़े भाई से ज़्यादा मानता था। पर मुझे आज अफसोस, और उनके बच्चों को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करता था। मैं कसम से कह सकता हूँ, मेरे जो करीबी और लोग हैं उनको भी ये बात शायद बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, पर मुझसे कुछ रिश्तेदारों ने कहा था कि भाई अभी आपने उनकी सेवाएं की हैं, ली नहीं। जब ये समय आया, जब मैंने उनसे रिश्ता बदला, मुझे नहीं पता था कि रिश्ता बदलने ऐसा बदलाव होगा। उन्होंने जो व्यवहार बदलाव आ गया उनके। बेटी मेरी ये चाहती रही कि पापा जी शादी एक बार होती है, मैं दोबारा शादी तो करूँगी नहीं, तो इसलिए क्या इसी रिश्ते को मैं बचाना चाहती हूँ। उन्होंने एक बात और कही मेरी बेटी ने, जिसलिए मैं मजबूर हो गया कि पापा जी अगर मेरा भाई, मतलब मेरा बेटा जो विदेश रहता है, कि अगर वो कोई गड़बड़ कर दे, कोई व्यवहार कर दे, क्या आप उसे त्याग देंगे? मैं नहीं त्यागने के। तो जब मेरी उससे शादी हो गई है, शायद साल में, 2 साल में, 3 साल में सुधर जाए, अकल आ जाए, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी, पूजा करूँगी। शायद मुझे जब दूसरी शादी करनी नहीं तो मैं उनसे क्यों तलाक लूँ, क्यों कानूनी लड़ाई लड़ूँ? जो उनकी अकल उनके साथ, शायद उनके दिन खराब चल रहे हों, कुछ समय खराब हो, किसी का कभी होता है, किसी का कभी वो ठीक हो जाए, इसलिए ये इंतज़ार करती रही। मैं वो काम कर नहीं सकता जिसको मेरी बेटी ने चाहिए। पिता का दर्द आप देख रहे होंगे, आंखों में आंसू भी हैं, भावुक भी हो गए हैं कि बेटी ने जो एक गंभीरता वाली, एक बहुत ही समझदारी वाली बात उसको बताई है, और शायद आज वही समझदारी उसके लिए बहुत भारी पड़ रही है। उसके परिवार को भी एक तरह से अपराधी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। उसके रिश्तेदार यानी उसकी जो बुआ का बेटा है डॉक्टर अभिनव, जिसने इस रिश्ते को जोड़ने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, कई बार वहाँ जाके बात करने की भी प्रयास किया, और भी परिवार वालों ने भी, रिश्तेदारों ने भी, लेकिन जब बात नहीं बनी, और वो जब आखिरी बार जब उनकी बहन, फुफेरी बहन वहाँ गई कि अपने घर में मैं जाऊँ अंदर, लेकिन उसको जब नहीं घुसने दिया, बार बार दुत्कार कर उसको भगा दिया गया, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ डॉक्टर अभिनव से, और शायद इसीलिए वो बात करने के लिए उस घर में गए, यानी अपनी फुफेरी बहन के परिवार ससुराल पक्ष में गए। वहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ वो है, उसमें जो आपको विजुअल तो दिखाई दे रहा है
कि घटनाक्रम, लेकिन विजुअल वो भी पूरा नहीं जैसा अभी बताया जा रहा है, कट करके एक छोटी सी विजुअल डाली गई है। लेकिन अगर पूरा घटनाक्रम देखा जाए, उस सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज को निकलवाया जाए और उसकी विजुअल के साथ साथ ऑडियो को भी सुना जाए, उसकी आवाज़ को भी सुना जाए, तो इस घटना की, जिस घटना में डॉक्टर अभिनव को अपराधी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है, अगर इस फुटेज को ही पूरा देख लिया जाए तो यही काफ़ी होगा इस पूरे घटनाक्रम को से पर्दा हटाने के लिए। तो ये घटनाक्रम है इस परिवार का और उस परिवार का। समाज के लोगों को भी, पुलिस को भी, प्रशासन को भी ये देख लेना चाहिए कि वास्तव में जो घटनाक्रम है वो क्या है। जो घटना आप देख रहे हैं, विजुअल जो देख रहे हैं मारपीट वाली, क्या उसके पीछे की जड़ क्या है? क्या वास्तव में कैप्टन अभिनव अपराधी है या उस अपराध को कराने के लिए कोई और अपराधी है? तो इस विषय में तय करना होगा पुलिस को। निष्पक्ष जांच अगर हो जाए, दोनों पक्षों को बैठा के बात हो जाए, ये परिवार, ये बेटी भी, ये परिवार के, इस बेटी के माता पिता भी यही चाह रहे हैं, बेटी भी यही चाह रहे हैं कि शायद उन्होंने जो गलत कर दिया, अब तक जो किया मेरे साथ, मैं अभी भी उसको भुला सकती हूँ, लेकिन अगर मेरा पति, मेरे ससुराल पक्ष तैयार हो जाए हमें स्वीकार करने के लिए, हमारे घर को फिर से बसाने के लिए, क्योंकि अभी जो दरारें पैदा हुई, कहीं ना कहीं कई रीज़न आपने सुना है इस बेटी के मुंह से कि उनके पीछे जो ये सब दरारें आई हैं उसके रीज़न क्या है। रीज़न कई हैं, परिवार की, ससुराल पक्ष की कई अपेक्षाएँ, जैसे डिमांड करना दहेज को लेके, पैसे को लेके, गाड़ियों को लेके, और कुछ दाम्पत्य जीवन में जो तीसरे का आने की जो एक घटनाक्रम हो जाता है, उससे भी कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में दरारें आती हैं, संबंध खराब होते हैं। और ये इन्हीं दो कारणों, ये मेन मुख्य कारण निकल के आ रहे हैं कि पति के बीच में तीसरे का आने और परिवार ससुराल पक्ष की कुछ ऐसी अपेक्षाएं जो बेटी के मायके पक्ष से वो चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं दहेज। माँ बाप अगर अपनी बेटी को कुछ भी दे रहे हैं वो उपहार कहलाता है, लेकिन ससुराल पक्ष अगर कुछ डिमांड करता है वो दहेज कहलाता है। तो यहाँ दहेज और एक्सटर्नल अफेयर दो कारण अभी तक निकल के आ रहे हैं सामने, जो इस पूरे घटनाक्रम की जड़ बने हुए हैं। आगे पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, इस परिवार को के साथ किस तरह से न्याय मिलता है, ये सब देखने की बात है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।